तो हम पढ़ रहे थे चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, और उसमें भी ना अलग अलग पॉसिबल चेंजेस हम पढ़ रहे हैं। जैसे आप अपनी स्टडी मटेरियल यदि ऑन करो, जहाँ पे हमने कल ड्रॉप किया था, तो उसमें जो चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई वाला टॉपिक है, उसमें सबसे नीचे वाली जो लाइन है उसमें लिखा है कि 4 तरह के पॉसिबल चेंजेस जो हैं वो हमें स्टडी करने हैं। पहला, जब अचानक से डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, या कहें तो डिमांड इंक्रीज हो जाए। यस सर। जब अचानक से डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, या तो कहें डिमांड डिक्रीज हो जाए। जब अचानक से सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, यानी कि सप्लाई इंक्रीज हो जाए, या अचानक से सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, यानी कि सप्लाई डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ हमें 4 जो पॉसिबल केसेस हैं वे पढ़ने हैं, और पहले हम उन्हें डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो यहाँ पे हम सपोज लेके चलते हैं जो प्राइस है वो तो वाई एक्सिस पे बनता है, और जो क्वांटिटी है वो एक्स एक्सिस पे बनती है। नजर आ रहा है ना? नहीं सर, अभी तो ब्लैंक ही है। उस पर कोई वो नजर नहीं आ रहा आपको बना हुआ? तो दोबारा से देखते हैं। जैसे कि हम एक डिमांड कर्व बना रहे हैं और सप्लाई कर्व बना रहे हैं। जैसे कि वाई एक्सिस पर तो प्राइस है और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड है। अब नजर आ रहा है? यस सर, अब आ रहा है। सपोज ये तो हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा सप्लाई कर्व है। तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस होंगे फिलहाल वो यहाँ पर ई पर होंगे, जो इस बात को शो कर रहा है, जहाँ इंटरेक्शन है, कि ओपी प्राइस चल रहे हैं और ओ क्यू क्वांटिटी चल रही है। ठीक है? यस सर। अब पहला केस हम लेके चलते हैं जब हमारी डिमांड अचानक से राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। अब यदि हमारा जो डिमांड कर्व है वो अचानक से राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो हमारा डिमांड कर्व हो गया ये नए वाला डी डैश, जो इस बात को शो कर रहा है कि अचानक से जो डिमांड है वो Q से Q1 हो गई। उसी प्राइस पर डिमांड अचानक से Q से Q1 हो गई। अब इस प्राइस पर यदि आप देखें तो डिमांड तो Q1 है पर सप्लाई Q ही नजर आ रही है, और यदि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो आपके प्राइस इंक्रीज होंगे। जब आपके प्राइस थोड़े से इंक्रीज होंगे तो इस डिमांड कर्व पर कॉन्ट्रैक्शन होगा और इस सप्लाई कर्व पर एक्सपेंशन होगा, जिसकी वजह से प्राइस जब बढ़े तो सप्लाई में एक्सपेंशन हुआ और डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। लेकिन हमने पाया कि अभी भी प्राइस बढ़ने के कारण जो डिमांड घटी और प्राइस बढ़ने के कारण जो सप्लाई बढ़ी, अभी भी डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है, तो प्राइस और बढ़ेंगे। और प्राइस तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक कि नया इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो जाता, जब तक कि नया डिमांड और सप्लाई कर्व का इंटरेक्शन इस पॉइंट पर नहीं हो जाता, जो ई डैश है। तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है नया वो पहले से ज़्यादा है, वो बढ़ गया, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है नई Q डैश वो भी पहले से ज़्यादा है। तो यदि अचानक से डिमांड इंक्रीज हुई, या कहें तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाएंगे। तो ये तो हमने ऑपरेशन समझा पूरा का पूरा कि अचानक से यदि डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है तो क्या होता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही देसी फंडा समझाता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बिल्कुल सिंपल और देसी।
जैसे कि ये हमारा प्राइस एक्सिस है, ये हमारा क्वांटिटी एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, और ये हमारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। और फिलहाल डिमांड सप्लाई के इंटरेक्शन के कारण ओपी प्राइस पर ओक्यू क्वांटिटी बिक रही है, जो प्रेजेंट में इक्विलिब्रियम है वो ई है। तो हम कह रहे हैं कि फिलहाल ओपी प्राइस पर ओक्यू क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अचानक से यदि आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, डी डैश, तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी पे क्या फर्क आएगा? तो जहां पर नया इंटरसेक्शन होगा, तो नया इंटरसेक्शन तो यहीं पे है ना, डी डैश और एस कर्व पर। यस सर। तो जहां पर नया इंटरसेक्शन होगा, बस ये देख लो कि वहां पर प्राइस और वहां पर क्वांटिटी क्या है। तो इसे हमने कह दिया ये P1 है, और इसे हमने कह दिया ये Q1 है। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज हो गया, और पहले के मुकाबले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये वाला जो लॉजिक है, ये पूरा लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, सीधे ये देख लो कि कहाँ पे नया इंटरसेक्शन है, जहाँ पे नया इंटरसेक्शन है वहीं पे नया इक्विलिब्रियम है, और वहाँ से प्राइस क्वांटिटी देख लो। तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। तो देखो बुक में पेज 4.16 पे यही डायग्राम बनाया हुआ है, सेम टू सेम। यहाँ पर पहले डिमांड कर्व है डी, फिर सप्लाई कर्व है एस, जो इक्विलिब्रियम है वो है ई पॉइंट पर। फिर अचानक से डिमांड कर्व देखो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो ऐसे केस में नया इक्विलिब्रियम D1 और S जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ बन गया, यानी E1 पर। तो यदि हम देखें तो प्राइस P से P1 हो गया बढ़कर, और क्वांटिटी Q से Q1 हो गई बढ़कर। तो हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीज इन डिमांड होने के कारण इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों हो गए। तो अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में हम लेते हैं अचानक से यदि डिमांड डिक्रीज हो जाए, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही बनाते हैं कि भाई ये तो हो गया आपका P प्राइस एक्सेस, ये हो गया आपका Q क्वांटिटी एक्सेस, ये हो गया आपका ओरिजिन, और ये हो गया आपका D डिमांड कर्व ओरिजिनल, और ये हो गया आपका S सप्लाई कर्व ओरिजिनल। और इक्विलिब्रियम फिलहाल चल रहा है E पॉइंट पर, जहां डिमांड सप्लाई का क्या हो रहा है, इंटरेक्शन। तो हम फिलहाल कह रहे हैं कि फिलहाल OP प्राइस पर OQ क्वांटिटी चल रही है। तो क्या होगा यदि अचानक से डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया? तो हम ये मान रहे हैं कि हमारा डिमांड कर्व D है, और अब हमारा डिमांड कर्व किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, इधर की तरफ, जिसे हमने D डैश नाम दे दिया। तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? बताओ कहाँ पे आएगा नया इक्विलिब्रियम? डी डैश और एस के इंटरसेक्शन पर। डी डैश और एस के इंटरेक्शन पे, बिल्कुल सही। इसे हमने ई डैश नाम दे दिया, और यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस ये रहा, क्वांटिटी ये रही। तो इसका मतलब ये नया प्राइस P1 हो गया, ये नई क्वांटिटी Q1 हो गई, जिसे देख के हमें पता चला कि यदि डिमांड कर्व अचानक से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इसी चीज़ को यदि हम फिगर 9 में देखें तो ऐसे केस में हमने देखा कि जो डिमांड कर्व है वो था D, सप्लाई कर्व था S। डिमांड कर्व अचानक से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से नया इक्विलिब्रियम D1 और S पर आ गया, और हमने देखा कि इस इक्विलिब्रियम पर प्राइस P1 और क्वांटिटी Q1 थी, यानी कि डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, ये केस तो हम लोगों ने पढ़े डिमांड के रेस्पेक्ट में। अब हम पढ़ेंगे सप्लाई के रेस्पेक्ट में।
सप्लाई के रेस्पेक्ट में ये ऐसे ही है, देखो सपोज ये हमारा प्राइस एक्सेस है, ये हमारी क्वांटिटी एक्सेस है, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये हो गया ओरिजिनल सप्लाई कर्व। इक्विलिब्रियम चल रहा है OP प्राइस और OQ क्वांटिटी पर, जिस पर प्राइस OP और क्वांटिटी OQ है, इक्विलिब्रियम है E प्राइस पर। तो हो सकता है अचानक से हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ जाए। जब हमारी अचानक से सप्लाई बढ़ेगी तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व में, और जब सप्लाई में राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो ऐसे केस में नया कर्व बन जाएगा जिसे हमने कह दिया S डैश। अब मुझे बताओ कि नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? एस डैश और डी की इंटरसेक्शन। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम आ गया जिसे हमने E डैश का नाम दे दिया। फिर हमने देखा इस E डैश पर प्राइस है OP1 और क्वांटिटी है OQ1। प्राइस OP1, क्वांटिटी OQ1। तो हमने पाया कि इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गया पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले से ज़्यादा हो गई। ठीक है, यस। इक्विलिब्रियम प्राइस घट गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि अचानक से सप्लाई कम हो जाए, जैसे सप्लाई बढ़ी वैसे ही कम भी हो सकती है। तो हमने माना कि हमारी इनिशियल सप्लाई थी S, इनिशियल डिमांड थी D और इक्विलिब्रियम चल रहा था E पर। अब इक्विलिब्रियम चल रहा था E पर, अचानक से कुछ ऐसा हुआ, वैसे OP प्राइस चल रहा था और OQ क्वांटिटी चल रही थी। यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि अचानक से सप्लाई घट गई, तो हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व का और सप्लाई कर्व बन जाएगा S डैश। तो जरा बताना नया इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा? सर एस डैश और डी के इंटरसेक्शन। बिल्कुल, S डैश और D के इंटरेक्शन पर। जहाँ S डैश और D का इंटरेक्शन है वहाँ पर E डैश नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जहाँ पे हम पाएंगे कि जो प्राइस है OP1 है और क्वांटिटी है OQ1 है। और हमने देखा कि इक्विलिब्रियम प्राइस पहले के मुकाबले ज़्यादा है लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले के मुकाबले कम है। तो यानी कि कुल मिला के 4 केस बने। पहला, डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। दूसरा, डिमांड का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। तीसरा, सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। और चौथा, सप्लाई का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। ये तो हमने 4 वे केसेस पढ़े जिसमें केवल या तो डिमांड, केवल या तो सप्लाई चेंज हो रही थी। कभी कभी साइमल्टेनियसली डिमांड सप्लाई दोनों भी चेंज हो जाते हैं। तो जब साइमल्टेनियसली डिमांड सप्लाई दोनों चेंज होते हैं तो उसे थोड़ा अच्छे से और स्टडी करना होगा, है वो भी बहुत आसान। तो अब उस डायग्राम्स पर आते हैं। तो अब उन डायग्राम्स को समझते हैं जिसमें डिमांड सप्लाई एक साथ चेंज होते हैं। देखो ध्यान से, ये है आपका प्राइस और ये है आपकी क्वांटिटी। आपका इनिशियल जो डिमांड कर्व है वो है D और सप्लाई कर्व जो है ओरिजिनल वो है S। और इनिशियल इक्विलिब्रियम आपका E पर है जहाँ डिमांड सप्लाई का इंटरेक्शन है, और आपका फ़िलहाल इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और जो इंटरेक्शन से इक्विलिब्रियम प्राइस चल रहा है वो है OP और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चल रहा है OQ। क्योंकि हम साइमल्टेनियस चेंज को स्टडी कर रहे हैं जहाँ डिमांड और सप्लाई एक साथ चेंज हो जाते हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि डिमांड तो इंक्रीज हो गई ज़्यादा, डिमांड तो इंक्रीज हो गई ज़्यादा, D डैश। इंक्रीज तो सप्लाई भी हुई लेकिन सप्लाई उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई जितनी डिमांड इंक्रीज हुई थी, S डैश। तो डिमांड भी बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ी, लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ी और सप्लाई उतनी नहीं बढ़ी।
तो देखो पुराना जो देसी फंडा है यहाँ पे भी काम आएगा, जहां नया इंटरसेक्शन वहां नया इक्विलिब्रियम। तो नया इंटरसेक्शन कहाँ पे है? एस डैश और डी डैश के इंटर। बिल्कुल सही बात है। इस पॉइंट पर एस डैश और डी डैश के इंटरेक्शन पर यहाँ से यदि हम प्राइस और क्वांटिटी की लाइन बनाएं तो हम पाएंगे कि यदि डिमांड भी बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ी, तो ऐसे केस में प्राइस भी बढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड भी बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ी। पर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ी तो प्राइस तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि फिलहाल नेट डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम है। यस सर। और क्वांटिटी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ी। यस बट सर क्वांटिटी। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो कई बार थ्योरेटिकल या लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे कि मान लो सपोज ये क्वेश्चन कहा, जवाब देना सोच के, कि गर्मियां आ जाने के कारण स्ट्रॉबेरी की जो डिमांड है वो बढ़ गई और जो सप्लाई है वो भी बढ़ गई क्योंकि बारिश भी अच्छी हुई। गर्मियां आ जाने के कारण स्ट्रॉबेरी की डिमांड बढ़ गई और सप्लाई भी बढ़ गई क्योंकि बारिश भी अच्छी आई। तो बताओ क्वांटिटी डिमांडेड पे और प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा? जो इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इस केस में प्राइस भी बढ़ेगा, क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी बढ़ेगी, पर ये नहीं पता चलेगा कितनी कितनी, क्योंकि और कुछ डाटा नहीं दिया। दोनों डाटा दिए, फेवरेबल दिए, पर मात्रा नहीं बताई, इस वजह से। अब इसी में फर्दर एक डायग्राम देखते हैं। ये तो हो गया आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये तो हो गया प्राइस लाइन, ये हो गया क्वांटिटी लाइन, ये हो गया ओरिजिनल सप्लाई कर्व आपका, और ये हो गया आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व। यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम चल रहा है ई, जिसमें आपका ओपी प्राइस और ओक्यू क्वांटिटी चल रही है। अब अचानक से आपकी डिमांड बढ़ी थोड़ी सी, डिमांड तो बढ़ी थोड़ी सी डी डैश, सप्लाई बढ़ गई बहुत ज़्यादा एस डैश, तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? सर एस डैश और डी डैश के एस डैश डी डैश के इंटरेक्शन पर। और यदि हम वहाँ पर लाइन खींचे तो हमें पता चलेगा कि देखो इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से कम हो गए और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले से ज़्यादा हो गई, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड से भी बढ़े दोनों, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़नी है क्योंकि दोनों बढ़े, डिमांड सप्लाई। पर क्योंकि सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई डिमांड से, यानी कि नेट सप्लाई ज़्यादा है फिलहाल डिमांड से, तो प्राइस तो घटनी है। अब एक और ज़बरदस्त केस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ये हमारी प्राइस लाइन हो गई, ये हमारी क्वांटिटी की लाइन हो गई, ये हमारा ओरिजिनल हो गया ओरिजिन, ये हो गया हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये हो गया हमारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व। हमारी जितनी डिमांड बढ़ी डी डैश, ठीक उतनी ही सप्लाई भी बढ़ गई, तो जितनी डिमांड बढ़ी ठीक उतनी ही सप्लाई बढ़ गई। ओरिजिनल प्राइस क्वांटिटी हमारा ई पॉइंट पे था, जहां डिमांड सप्लाई का इंटरेक्शन था। अब जिस रेंज में हमारी डिमांड बढ़ी उसी रेंज में हमारी सप्लाई बढ़ी, जैसे कि डिमांड भी 10% बढ़ गई, सप्लाई 10% बढ़ गई। तो देखो प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यस सर। क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर बढ़ी, यस इसीलिए प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जबकि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो हमारा जहां नया इक्विलिब्रियम है
तो यहाँ पे हमारा नया इक्विलिब्रियम है जहाँ S डैश D डैश का इंटरेक्शन है और ये Q क्वांटिटी हो जाएगी। ये माउस नहीं चल पा रहा ज़रा अभी। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि भाई कैसे कैसे जो प्राइस है उसका डिटर्मिनेशन होता है। तो ओरिजिनली तो हमने वही पढ़ लिया कि भाई डिमांड सप्लाई के इंटरेक्शन से प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि चेंजेस हो सकते हैं डिमांड सप्लाई में। उसके 4 केसेस पढ़े, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट, डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट, सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट। उसके चारों डायग्राम्स कवर करे जिससे हमें पता चला कि भाई डिमांड सप्लाई के चेंज से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी चेंज होता है। पहले 4 केसेस पढ़े जिसमें केवल डिमांड या केवल सप्लाई चेंज हो रहे थे। फिर उसके बाद हमने साइमल्टेनियस चेंजेस वाले डायग्राम्स भी देखे। यहाँ पे हम देख रहे हैं साइमल्टेनियस चेंज वाले डायग्राम फिगर नंबर 12 में, जिसमें हमने फिगर नंबर 12 में जो ए पॉइंट है उसमें देखा कि यदि डिमांड सप्लाई बराबर चेंज हो तो क्वांटिटी तो चेंज होगी। डिमांड बढ़ी सप्लाई बढ़ी तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी जब दोनों बढ़े, पर क्योंकि दोनों बराबर बढ़े इसलिए प्राइस नहीं बढ़ा। तो नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस बट इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। फिर बी केस में हमने देखा कि डिमांड ज़्यादा बढ़ी सप्लाई कम बढ़ी, बढ़े डिमांड सप्लाई दोनों तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी पर प्राइस कम बढ़ेंगे क्योंकि पर प्राइस ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ी सप्लाई के मुकाबले, तो प्राइस भी बढ़ेंगे, ज़्यादा बढ़ने का मतलब बढ़ेंगे। फिर तीसरा हमने जो सी केस देखा उसमें सप्लाई ज़्यादा बढ़ी डिमांड कम बढ़ी, क्योंकि दोनों बढ़े तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी पर प्राइस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई डिमांड से, तो इसका मतलब नेट सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है तो प्राइस तो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये हमने साइमल्टेनियस चेंजेस वाले केसेस देखे। इसके अलावा हमने देखा जब विपरीत दिशा में डिमांड सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शंस में, ये फिगर नंबर 13, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन डिमांड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो यहां पर यदि आप इस पे गौर करें, जो ए फिगर है इस पर यदि ए फिगर पर आप गौर करो तो पहले ओरिजिनल डिमांड कर्व था डी, फिर ओरिजिनल सप्लाई कर्व था एस, जिसका इंटरेक्शन कहां पर हो रहा था? ई पॉइंट पर। अचानक से डिमांड कर्व तो आपका शिफ्ट हो गया राइटवर्ड और सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया आपका लेफ्टवर्ड। तो देखो फंडा तो अब भी वही रहेगा, जहां नया इंटरसेक्शन वहां नया इक्विलिब्रियम। तो नया इंटरसेक्शन हो रहा है D1 S1 पर, यानी कि E1 इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, वो इक्विलिब्रियम का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। और वहां से हमने देखा जब प्राइस लाइन और क्वांटिटी लाइन ड्रॉप करके तो पाया कि प्राइस बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो प्राइस भी बढ़ा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ी। समझ में आ गई ये बात? यस सर। बी पोर्शन हम देख रहे हैं, ओरिजिनल डिमांड कर्व डी था, ओरिजिनल सप्लाई कर्व एस था, इंटरसेक्शन ई पॉइंट पे था। अचानक से डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो गई और सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। हमने गौर किया कि सप्लाई ज़्यादा घट गई, डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई। तो जहाँ नया इंटरसेक्शन यानी D1 S1 वहाँ नया इक्विलिब्रियम, वहाँ से प्राइस लाइन ड्रॉप करी, क्वांटिटी लाइन ड्रॉप करी, तो पाया कि प्राइस बढ़ गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो गई। तो यानी कि समझने का सबसे अच्छा फंडा क्या है? जहां नया इंटरसेक्शन वहां नया इक्विलिब्रियम, और बस फिर उसके हिसाब से प्राइस और क्वांटिटी बता दो कि इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ा के घटा, क्वांटिटी बढ़ी के घटी। यस सर। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। यस सर। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो
आ सकते हैं, हालांकि अभी तक आए नहीं, वो है यहाँ पर ये जो इलस्ट्रेशन 1 है ना, इसे देखो। इलस्ट्रेशन 1 में पहले इस डायग्राम को बनाया जाता है, इस डायग्राम को सिखाया जाता है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने बता रखा है कि ओरिजिनल डिमांड कर्व है सपोज D1 और ओरिजिनल सप्लाई कर्व है S1। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व को दिखा रखा है D2 से, यानी इंक्रीज इन डिमांड। लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व को दिखा रखा है D3 से, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व को दिखा रखा है S2 से, यानी कि इंक्रीज इन सप्लाई। लेफ्टवर्ड शिफ्ट को दिखा रखा है S3 से, यानी कि डिक्रीज इन सप्लाई। क्वेश्चन में ऊपर ही एक्सप्लेन कर रखा है कि यदि ओरिजिनल डिमांड सप्लाई कर्व के इंटरसेक्शन को देखें तो पॉइंट नंबर 1 है। इसी प्रकार से अलग अलग डिमांड सप्लाई के कर्व को जब इंटरसेक्शन करके देखा तो अलग अलग पॉइंट्स बना दिए इन्होंने और उन्हें नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये डायग्राम समझ में आया? यस सर। अब ये डायग्राम जब समझ में आ गया तो यहां पर देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इन्होंने कहा एज्यूम करो कि X एक नॉर्मल नेचर का गुड्स है, बाकी सभी चीज़ों को कांस्टेंट मानते हुए हम ये एज्यूम करें यदि कि इनकम राइज हो गई तथा प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी राइज हो गए। तो यदि ये दो चेंजेस हुए तो ऐसे केस में नया प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? तो एक बात पे गौर करो, यहां इन्होंने दो फैक्टर्स में चेंज शो किए। पहला फैक्टर इनकम इंक्रीज हो गई, दूसरा फैक्टर प्रोडक्शन के फैक्टर्स चेंज हो गए। इनकम इंक्रीज हो जाने से बंदे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो यानी कि नया डिमांड कर्व बनेगा D2। और यदि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस इंक्रीज हो गए तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और सप्लाई डिक्रीज होने पे S3 बन जाएगा कर्व। तो यानी कि जो नया इंटरसेक्शन बनेगा वो कहां पर बनेगा? D2 S3 पर। और D2 S3 यानी कि बेसिकली पॉइंट नंबर 2 को शो करता है। तो ABCD में आपको बहुत सारे पॉइंट शो कर रखे होंगे, उसमें आप कौन सा पॉइंट मार्क कर दोगे? जो 2 आंसर होगा। यस, ठीक है ना? अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? हम एनालाइज करते हैं मार्केट गुड्स Z की, जो प्राइस है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स Y के वो डिक्लाइन हो गए और एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो गया Z गुड्स बनाने में। तो ऐसे केस में आपका नया प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होंगे? तो यानी कि यहां पर यदि हम गौर करें तो पहला फैक्टर जो है वो डिमांड को इफेक्ट कर रहा है। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस डिक्लाइन होते हैं तो ऐसे केस में डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और जब डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो यहां पर यानी कि डिमांड कर्व हो जाएगा D2। यस सर। और यहां पर देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है तो सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? सप्लाई, तो यानी कि सप्लाई कर्व S2 बन जाएगा। तो जो नया इक्विलिब्रियम आएगा वो D2 S2 पर आएगा। और यदि हम यहाँ पर डायग्राम में D2 S2 देखें तो D2 S2 का इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है? 7 पॉइंट पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7th पॉइंट। आई बात समझ में? यस सर। अब जरा तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। हैवी रेन्स इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग 2005 and 6 caused havoc with the rice crop. What point in the figure above is most likely to be the new equilibrium price and quantity? तो यहां पर हमने देखा कि बारिश के कारण जब फसल खराब हो गई तो डिमांड पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि फसल खराब हुई, डिमांड तो अभी भी उतनी है। यस। लेकिन सप्लाई घट गई क्योंकि फसल खराब हो गई। तो यानी कि D1 तो D1 रहेगा पर सप्लाई का S3 हो जाएगा और D1 और S3 का इंटरसेक्शन होगा पॉइंट नंबर 3 पर। वेरी गुड।
क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एज्यूम दैट कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस ऑफ न्यू कार टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नेक्स्ट ईयर, वॉट पॉइंट इन द फिगर अबाउ इज मोस्ट लाइकली टू बी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी। यदि कंज्यूमर को लग रहा है कि अगले साल कार के प्राइस बढ़ेंगे तो प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या फर्क आएगा। The supply will remain same and demand will increase. तो सप्लाई पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, पर डिमांड एक्सपेक्टेशन की वजह से जरूर बढ़ जाएगी। तो D2S1 और D2S1 यानी कि पॉइंट नंबर 5।